औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डी कॉम पार्ट 1 बेसिक टर्म्स का जो हमारा लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ चल रहा है, आज लेक्चर नंबर 5 है जिसका पार्ट 5 हो गया है। इससे पहले मैंने 4 पार्ट्स बेसिक टर्म्स के ऊपर और 2 लेक्चर और भी हैं वो मैंने अपलोड किए हुए हैं इसकी प्लेलिस्ट में जाकर डी कॉम की। तो डी कॉम पार्ट 1 मेरे चैनल को पर जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर 1 बाय 1 देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक भी डाल दूंगा, तो उधर से भी आप सारे लेक्चर देख सकते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है, अगर आपने अकाउंटिंग सीखनी है तो ये सारे लेक्चर देखने बड़े लाजमी है। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर पर भी मुझसे रब्ता करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग डी कॉम पार्ट 1 का एक ग्रुप भी बनाया हुआ है, तो मुझसे मैसेज करके उस ग्रुप में भी शामिल हो सकते हैं। तो इसका पीडीएफ लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये जो स्लाइडें हैं तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। बुक जो फॉलो की जा रही है गुल अमीर मलिक है, नवीद पब्लिकेशंस है। इसके बुक का जो फेस है कुछ इस तरह है। चैप्टर नंबर 1 जो है इंट्रोडक्शन का ही चल रहा है, कंटिन्यू है। आज का जो टॉपिक है हमारा लाइबिलिटीज़ के ऊपर है, जिम्मेदारियाँ। उर्दू में इसे जिम्मेदारियाँ कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है लाइबिलिटीज़ क्या होती है। लाइबिलिटीज़ को समझते हैं आज हम इंशाल्लाह। तो ये आउटसाइडर का कंट्रीब्यूशन होता है। अब आउटसाइडर मतलब बाहर की तरफ से कोई बंदा बिज़नेस से बाहर की तरफ से कोई कंट्रीब्यूट करता है, हिस्सा डालता है बिज़नेस के अंदर, तो इसे लाइबिलिटी कहते हैं। तो इसको हम आगे भी देखते हैं तफसील से। फ़िलहाल ये पॉइंट्स याद कर लें कि लाइबिलिटीज़ होने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ऑब्लिगेशंस जिम्मेदारियाँ मतलब आउटसाइडर जो बाहर की तरफ से कोई बंदा आपको पैसे देता है, कंट्रीब्यूट करता है। ज़ाहिर है कल को उसने पैसा वापस लेना है, वो आपको कंट्रीब्यूट का मतलब है वो आपको एक उधार बेस पे दे रहा है, तो उसको आपने रिटर्न करना है। तो ये आपकी ऑब्लिगेशन है, जिम्मेदारी है। और जो चीज़ जिम्मेदारी होती है वो कर्ज होता है, डेट्स भी इसे कहती हैं, कर्जा। और इसको आपने पेएबल इन फ्यूचर में आपने इसको अदा करना होता है। ज़ाहिर है आप आज किसी से आप लोन लेते हैं, कर्ज़ा लेते हैं, तो उसको आपने फ्यूचर में ही पे करना होता है। तो ये 4 बातें जो है लाइबिलिटीज़ होने के लिए, इन 4 बातों का होना ज़रूरी है। जो 5वीं बात है वो एक अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको समझाने के लिए एक पॉइंट डाला है कि जो लाइबिलिटी होती है वो आपका जो आउटसाइडर है वो आउटसाइडर का क्लेम होता है। उसको भी तफसील से समझते हैं। अदरवाइज़ ये पहले आप इन 4 वर्ड्स को अच्छे से समझ लें, फिर उसका मैंने अलग से आगे टॉपिक को अलग से समझाया हुआ है। तो एसर्स का क्लेम, इसको एक दफ़ा नज़रअंदाज करें, पहले 4 पॉइंट्स को समझते हैं। आए कि आउटसाइडर का कंट्रीब्यूशन क्या होता है। ये आपका बिजनेस है, बिजनेस की ये बाउंड्री है। इस बिजनेस के अंदर आप इस बिजनेस के अंदर आप बैठे हुए हैं, मिसाल के तौर पर इस बिजनेस के अंदर है आप, ठीक है। ये 4 दीवारी है। हम जो बिजनेस में अकाउंटेंट है इस बिजनेस के अंदर है। तो हमारे बिजनेस को पैसा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास पैसा नहीं है तो बैंक से लोन लेंगे। अब मुझे ये बताएं कि जो बैंक है, क्या ये बिज़नेस के अंदर, बिज़नेस की बाउंड्री के अंदर, ये जो बैंक है ये बिज़नेस की बाउंड्री के अंदर है? नहीं है, क्योंकि बिज़नेस की बाउंड्री के अंदर बैंक कभी नहीं होता, ये बिज़नेस के बाहर है। थर्ड पर्सन कह लें कि आउटसाइडर है। मतलब आउटसाइडर का मतलब है जो बिज़नेस के अंदर ना हो, बाहर की तरफ से, और कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब आपको पैसे दे रहा है, हिस्सा डाल रहा है आपके बिज़नेस के अंदर, और फ्यूचर में उसने आपसे ये हिस्सा जो डाला हुआ है ये आपसे रिटर्न करना है, वापस लेना है।
तो आप इनको वापस करेंगे तो ये आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी। तो बैंक एक आउटसाइडर है और वो आपको जब पैसा देगा, इसलिए इसे आउटसाइडर की कंट्रीब्यूशन कहते हैं। इसी तरह लोन किसी फ्रेंड वगैरह से लेते हैं, वो भी आउटसाइडर की कंट्रीब्यूशन होती है, वो आपके बिजनेस के अंदर नहीं होता, दोस्त आपका बाहर ही होता है और आप उससे लोन लेते हैं, उससे आप बिजनेस को चलाते हैं। तो ये होती है आउटसाइडर। एक बंदा जो है वो आपको पैसे और भी देता है और वो होता है ओनर, जो बिजनेस का मालिक होता है। एक आउटसाइडर होते हैं, एक ओनर होता है। अब आप सोच रहे होंगे ये बिजनेस से बाहर क्यों है, तो मेरा बराए करम लेक्चर नंबर 3 देख लें, जिसमें कैपिटल और ड्राइंग्स को समझाया हुआ है। उसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया, बिजनेस सेपरेट आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट, कि जिस दिन ओनर बिजनेस स्टार्ट करता है उस दिन बिजनेस एक अलग हो जाता है और ओनर अलग हो जाता है। तो समझ लें कि ओनर थर्ड पर्सन बन जाता है, उस दिन ओनर बिजनेस से बाहर है और बिजनेस एक अलग है। तो जिस दिन ओनर बिजनेस में पैसा डाल देता है तो फिर वो एक आउटसाइडर की हैसियत रखता है, और बिजनेस फिर इस चीज़ को मानता है कि मैंने इसके पैसे क्या करने हैं, रिटर्न करने हैं, वापस करने हैं। तो जाहिर है आउटसाइडर की कंट्रीब्यूशन जो भी होगी वो बिजनेस को वापस करनी होगी, और इसी चीज़ को लाइबिलिटी कहते हैं। तो उम्मीद है कि आउटसाइडर की कंट्रीब्यूशन समझ लग गई होगी कि जो बिजनेस की बाउंड्री के अंदर ना हो, बाहर से कोई बंदा थर्ड आपको पैसे दे और फ्यूचर में आपने उसको पे करना हो, वो आपका कर्जा हो, ओब्लिगेशन हो, डेट्स हो, और फ्यूचर में पे करना हो, वो आपकी लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी को मज़ीद समझते हैं। लाइबिलिटी जो होती है वो जो पैसा लाइबिलिटी के तौर पर आता है बिजनेस के अंदर, वो इक्विटीज़ होता है। इक्विटीज़ मतलब हक या दावा, कि मतलब है वो जो थर्ड पर्सन है उसका हक होता है, दावा कर सकता है कि मुझे ये पैसे रिटर्न कर सके। वो ओनर भी हो सकता है, पहले नंबर पर तो ओनर ही पैसा डालता है, ठीक है। ओनर जो पैसा डालता है उसे इसके अलावा जो दूसरा बंदा जो पैसे आपको देता है आउटसाइडर होता है, ठीक है। ओनर जो पैसा डालता है उस लाइबिलिटी को आप अकाउंट्स के अंदर ओनर इज इक्विटी के नाम से लिखते हैं, और आउटसाइडर जो आपको पैसे बिजनेस में देता है उसे आप लाइबिलिटी के नाम से लिखते हैं। मसलन है कि ओनर और आउटसाइडर मिल के जो पैसे दोनों देते हैं बिजनेस को, है दोनों ही लाइबिलिटीज़, मतलब है ये दोनों ही लाइबिलिटीज़। ओनर की लाइबिलिटी को हम ओनर इज इक्विटी कहते हैं, आउटसाइडर की जो लाइबिलिटी है उसे लाइबिलिटीज़ कहते हैं। और ये दोनों ही हक रखते हैं, जितना पैसा इन्होंने दिया हुआ है ये दावा कर सकते हैं कि हमें ये पैसे वापस कर दें। तो इस हक और दावे को दोबारा समझते हैं, एक अच्छे जो हमें एसेट्स का क्लेम मैंने छोड़ा था वर्ड्स, उसको समझने के लिए पहले ये 4 पॉइंट्स जो मैं समझा चुका हूँ, इसको आप समझते हैं तो समझ लग जाएगी अच्छे से। कि लाइबिलिटी वो होती है कि जो आउटसाइडर का कंट्रीब्यूशन होता है, बाहर से जो बंदा आपको कंट्रीब्यूट करता है, हिस्सा डालता है बिजनेस के अंदर, और फ्यूचर में आपने उसको वापस करने होते हैं, वो आपकी ओब्लिगेशन बन जाती है, जिम्मेदारी बन जाती है, फिर आपका वो कर्जा बन जाता है, उधार बन जाता है, और पे बिल इन फ्यूचर मतलब उसको आपने फ्यूचर में पे करना होता है। ठीक हो गया, तो ये आपकी लाइबिलिटी होती है। अब हम वर्ड समझते हैं कि ये आपका एसेट भी होता है, लाइबिलिटी, इससे एसेट बनता है आपका। तो इसमें आप क्लेम कर सकते हैं ऑफ दी आउटसाइडर अगेंस्ट एसेट। तो आउटसाइडर जो होता है वो जितना उसने एसेट इससे लिया होता है उसके ऊपर उसका हक होता है, जता सकता है कि मैंने ये पैसा दिया है, हमें ये पैसा रिटर्न कर दें। तो क्लेम को समझते हैं, क्लेम का मतलब होता है दावा करना। अब बैंक ने जो पैसा दिया है, या सप्लायर समझ लें यहाँ कि सप्लायर से आपने गुड्स लिया है, ज़ाहिर है सप्लायर भी तो थर्ड पर्सन ही होता है ना, जिससे उधार पे आप चीज़ ले लेते हैं। ये सप्लायर को मैंने वो दिया है कि जिनसे आप उधार पे ले लेते हैं सप्लायर, तो या फिर बैंक से आप उधार ले लेते हैं, तो दोनों ही आपने वापस करने हैं, तो ये आउटसाइडर है।
और एक ओनर ने आपको पैसा दिया है, तो जो भी पैसा आया है, चाहे गुड्स आई है चाहे ये पैसा है, तो कैश, बैंक से अगर पैसा लिया होगा कैश आया होगा, तो कैश आपका क्या होता है, एसेट। इसी तरह सप्लायर से आपने गुड्स लिया है तो गुड्स आपका क्या है, गुड्स भी तो कैश में कन्वर्ट की जा सकती है, गुड्स भी तो बेची जा सकती है, उस पर आपका राइट है, हक है। अगर आप एसेट की डेफिनेशन पढ़ें, वो लेक्चर भी देख लें, तो आपको एसेट समझ लग जाएगा। तो गुड्स भी तो फ्यूचर में आप इसका बेनिफिट लेते हैं और आप इसको बेच सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। तो सप्लायर से जो गुड्स लेते हैं ये भी आपका एसेट ही है, और जो ओनर से पैसा लिया है ये भी एसेट है। और इनसे जो भी चीज़ें खरीदेंगे या जो कुछ करेंगे, तो ये एसेट आपके तीनों ही एसेट हैं। इस एसेट से आप यूटिलाइज करते हैं, आगे फिर आपकी वो एक्सपेंसेस बनते हैं, इनकम बनती है, वो एक्सपेंसेस का करके आप जो पैसा कमा लेते हैं, फिर आगे वो सारी चीज़ें बनती। मगर जो चीज़ें आप इन तीनों से लेते हैं वो आपका एसेट बनता है। और इस एसेट जो इन्होंने पैसा दिया है तीनों ने, या ये इसने गुड्स दिया है, इसने पैसा दिया है, बैंक ने, ओनर ने भी पैसा दिया है, तो ये इस पैसे का हक रखते हैं आपसे। जितना मतलब बैंक ने 1 लाख दिया है तो वो 1 लाख लेने का आपसे क्लेम कर सकता है कि मुझे ये पैसे वापस दें, हक रखता है, मुतालबा कर सकता है। इसी तरह सप्लायर ने अगर 1 लाख का आपको गुड्स दिया है तो वो 1 लाख का गुड्स का आपसे मुतालबा कर सकता है, हक रखता है कि मुझे ये गुड्स वापस दे दें, और गुड्स तो नहीं मतलब उसके बदले में कैश दे दें। तो इसी तरह ओनर जो है, ओनर भी ने भी अगर 1 लाख आपको दिया है तो वो उस 1 लाख का कैश का मुतालबा कर सकता है आपसे। तो इसीलिए एसेट्स मतलब जो आउटसाइडर का पैसा होता है वो आपका एसेट्स होता है, और वो क्लेम आपका वो कर सकते हैं आउटसाइडर ऑफ दी क्लेम ऑफ द आउटसाइडर अगेंस्ट एसेट। जो उन्होंने एसेट मतलब जो चीज़ें पैसा या गुड्स आपको दी है उसके बदले में आउटसाइडर आपसे मुतालबा कर सकता है। इस जुमले की आप समझ लग गई होगी कि जो लाइबिलिटी होती है उससे जो भी चीज़ आती है वो आपका एसेट बनता है। बिजनेस के अंदर जो भी चीज़ आती है वो आपका एसेट होता है। और अगर तो वो बैंक या सप्लायर से आपने लिया है एसेट, उसका बनाया है, कैश लिया है या गुड्स लिया है, तो वो आउटसाइडर का है। और जो ओनर से पैसा लिया है तो वो ओनर का पैसा है। अब लाइबिलिटीज़ को समझते हैं अच्छे से। जो है हम समझते हैं कि ओनर और आउटसाइडर जो है, जो पैसा ओनर ने दिया है, जो आउटसाइडर ने दिया है, असल में इन दोनों के पैसों से ही बिजनेस चल रहा होता है। या तो ओनर के पास इतना पैसा है कि वो अपने पैसे से ही बिजनेस चला रहा है, तो या फिर उसे ज़रूरत जब पड़ती है तो वो आउटसाइडर से उधार लेता है, या बैंक से लोन या सप्लायर से उधार ले लेता है। तो इन दोनों से ही बिजनेस असल में चल रहा है। तो ओनर जो पैसा डालेगा उसका हक रखता है, दावा दायर कर सकता है बिजनेस से कि मुझे ये पैसा रिटर्न करें, मुतालबा कर सकता है। और आउटसाइडर भी जो है मुतालबा कर सकता है कि जो मैंने पैसे दिए हैं वो मुझे रिटर्न कर दें। तो इसीलिए ओनर जो पैसा देता है उसको बिजनेस के अंदर ओनर इज इक्विटी के नाम से लिखा जाता है, और जो आउटसाइडर पैसा दायर करता है पैसा देता है उसे लाइबिलिटीज़ के नाम से लिखा जाता है। और जो ओनर की लाइबिलिटी होती है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं होती, क्योंकि ओनर का तो अपना बिजनेस होता है। वो तो एक कॉन्सेप्ट है कि अगर बिजनेस में वो पैसा डालता है तो वो ओनर अलग हो जाता है और बिजनेस अलग हो जाता है, तो वो फिर आउटसाइडर की हैसियत रखता है। ओनर की हैसियत तो रखता है, मगर वो कल को वो ओनर जो है वो बिजनेस को डिमांड कर सकता है इक्विटीज़ के तौर पर कि मुझे ये पैसे, हक रखता है कि मुझे ये पैसे वापस। वो ओनर की इक्विटी जो है, जो ओनर पैसा इन्वेस्ट करता है, जो ओनर पैसा देता है बिजनेस को, उसे ओनर की इक्विटी के नाम से रिकॉर्ड किया जाता है। और वो दावा दायर कर सकता है कि मुझे कल को रिटर्न करें, मगर वो उसका अपना बिजनेस होता है तो उसकी लाइबिलिटीज़ को इतना मद्देनज़र नहीं रखा जाता जितना कि आउटसाइडर की लाइबिलिटीज़ को, क्योंकि आउटसाइडर का पैसा देना होता है। जो ओनर की इक्विटी होती है, ओनर का जो पैसा होता है वो तो जाहिर है उसका अपना है, वो बिजनेस से ले या ना ले।
मगर जो बाहर वाले हैं, आउटसाइडर है, उन्होंने तो पैसा लेना ही लेना है। जैसे कि बैंक का लोन लिया है तो बैंक वालों ने तो पैसा लेना ही लेना है, या सप्लायर है, सप्लायर ने तो पैसा लेना ही लेना है। तो इसलिए ओनर की इक्विटी को इतना बिजनेस के अंदर नहीं देखा जाता जितना कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आउटसाइडर की लाइबिलिटीज़ होती है, क्योंकि ये लाइबिलिटीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है और ये देनी ही देनी होती है। तो ओनर का तो अपना बिजनेस है, वो ले ना ले वो एक अलग इशू है, प्रॉफिट तो जाहिर है उसने निकालना ही निकालना है बिजनेस से। तो बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको लाइबिलिटीज़ की समझ लग गई होगी। अगर फिर भी नहीं समझ लगी होगी तो मुझे कमेंट्स और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकती हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। और लास्ट पे आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाजमी करें, ताकि आपकी एक ये लाइक और सब शेयर से किसी दूसरे का भला हो सके। तो थैंक यू, जज़ाकल्लाह।